बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MGT 402 लेसन नंबर 5 प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमें कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं, आज हम ये देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज़। कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिजल्ट्स गैदर्ड फ्राम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हमारे पास होते हैं, बेसिकली सब्जेक्ट ही हमारा यही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट पर हम नहीं जा रहे, अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पर हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट से क्या रिक्वायर्ड होता है? ये रिक्वायर्ड होता है कि वो जो उन्होंने रिज़ल्ट गैदर किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उन्हें वो एनालाइज भी करें। तो इसमें हमारे पास आ जाता है रेशो एनालिसिस। बिकॉज एनालाइज करने के लिए अगर हम रेशोज़ में चीज़ देखें तो वो हमारे पास आसान होती है बात। तो ये जो रेशोज़ का वो एनालिसिस करते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? तो बेसिकली वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है सर्टेन डिसीजन लेने में। तो दीज रेशोज़ डू नॉट इंक्लूड कॉम्प्लेक्स रेशोज़। इनमें कोई कॉम्प्लेक्स रेशोज़ नहीं होती, जैसे कि फाइनेंशियल रेशोज़ या फिर इन्वेस्टमेंट रेशोज़। तो इनमें कौन सी रेशोज़ होती हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द रेशोज़ रिलेटिंग टू द प्रॉफिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बिकॉज वो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो आपने याद रखना है उनका काम हमेशा कॉस्ट से ही होगा, प्रॉफिट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, दीज माइट इंक्लूड ग्रॉस मार्जिन रेट, ग्रॉस मार्कअप रेट, net profit ratio, cost of goods sold to sales ratio, inventory turnover ratio, inventory holding period या फिर expense ratio. These ratios will be calculated, इनको हम calculate करेंगे based of information in the following cost of goods sold statement. एक हमें statement दे दी गई है cost of goods sold की, और एक हमें income statement दे दी गई है, तो इनसे हम इन ratios को calculate करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास cost of good की statement है और ये हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट है, राइट। तो हम देखते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट, ये हमारी फर्स्ट रेशो है। तो देखिए, इसको आपने कैसे निकालना है? ऐसे निकालना है कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा हमारे फॉर्मूला में, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट। अब रेट है, रेट से आपने याद रखना है कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा, हम एक रेशो देख रहे होंगे। तो रेशो बना लेते हैं, किस चीज़ के साथ हम इसकी देख रहे हैं, किस चीज़ के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने करना है सेल्स के साथ। और मल्टीप्लाई 100 के साथ क्यों कर देते हैं? ताकि हमें एक परसेंटेज मिल जाए। तो देखें, अब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में देख लेंगे कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है। तो ये देखें, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2900,000, राइट। तो और हमारे पास सेल्स भी दी होंगी, राइट हेयर सेल्स 600,000। तो हम यही कर लेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास एक रेशो आ गई। रेशोज़ को ज़रा एनालाइज करना आसान होता है, वैसे आपको बता दिया जाए 4.8, तो आपको ऐसे इतना इजीली आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास आगे आ जाता है, वेट अ मिनट, पहले देख लेते हैं हम कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट हमें क्या बताता है। ये हमें बताता है रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल। इन दिस रेशो सेल इज़ हेल्ड इक्वल टू 100%। कि ये एज्यूम कर लेते हैं कि 100% अगर हमारी सेल है, तो द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़, के जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं उनकी जो परसेंटेज है वो होगी 100 माइनस परसेंटेज मार्जिन। बेसिकली हम अपना मार्जिन देख रहे हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट, राइट। तो अगर 100% सेल्स हो गई हैं और 100% सेल्स को हम रखते हैं, तो उसमें से 25% हम माइनस कर रहे हैं 25% तो मार्जिन है। फॉर एग्जांपल 25% मार्जिन हो गया है, ओके। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स पे हमारे पास 75% होगी। इसे ऐसे अगर आप फॉर्मूला की फॉर्म में देख लें तो इट विल बी ईजियर कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास होगी आपकी सेल्स माइनस जो भी आपके पास आपका परसेंटेज मार्जिन है। ये सब बेसिकली हम परसेंटेज में ही देख रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली मार्जिन और मार्कअप का फ़र्क भी देख लेते हैं। मार्जिन असल में होता है हमारे पास कि हम अपनी सेल प्राइस में से कितना एक्चुअली एज प्रॉफिट रख रहे हैं।
और मार्कअप हमारे पास होता है कि हम अपनी कॉस्ट में कितना ऐड कर रहे हैं कि हमें हमारी प्राइस मिल जाए। और मार्जिन में हम ये देखते हैं कि सेल्स प्राइस पे कितना रखना है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं ना, तो फिर हमने सेल्स को फॉर्मूला में लिखा है। और जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप निकाल रहे हैं तब हमने कॉस्ट को रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ, बस कॉस्ट का चेंज हुआ है, राइट। तो ये भी हमने ऐसे ही निकाल लेनी है। अच्छा, अब इन रेशोज़ को हम कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशोज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक कॉस्ट का स्ट्रक्चर बना रही है ना, हमें पता चलेगा कि हमने कितनी कॉस्ट रखनी है, सेल्स में से कितने पैसे रखने हैं। तो द कॉस्ट स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिलो। देखें, फॉर एग्जांपल सेल्स 100% हुई, ठीक है। इन केस ऑफ मार्जिन जो कॉस्ट थी, जो जितनी आपकी सेल हुई ना, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ का कुछ सेल किया, राइट, ये आपने बेचा इतने का, लेकिन इसमें से जो आपकी कॉस्ट थी वो 75 रुपीज़ थी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 25%। तो आप क्या कहेंगे? ये 25% मैंने मार्जिन रखा है। मार्कअप के केस में आप सेल्स ही बढ़ा रहे हैं, अपनी सेल्स को 100% नहीं रख रहे, आप सेल्स में ही 25% का इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट आपकी 100% थी, तो बेसिकली तो ये आपने क्या रखा है? 25% मार्कअप आ गया। तो बोथ केसेस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट 25% ही हो रहा है, बट हमारी बेस डिफरेंट है। मार्जिन के केस में सेल 100% होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारी 75% होगी इसमें से। ऑन द अदर हैंड हमारे पास मार्कअप के केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 100% है तो सेल्स भी हमारे पास उससे ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक 125%। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि इस स्टेज पर अक्सर क्या होता है कि हमारे पास सेल्स फिगर मिसिंग होता है। तो सेल्स फिगर नहीं है, बट उन्होंने फॉर एग्जांपल आपको मार्जिन रेट दिया हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल 20% मार्जिन रेट है, यहाँ पर 25% लगा लें। तो ये मार्जिन रेट बेसिकली आपके पास अगर सेल्स फिगर होता तो आपने उस पर अप्लाई करके ये मार्जिन रेट निकालना था ना, बट जिस चीज़ पर ये मार्जिन रेट बेस कर रहा है सेल्स पर, राइट, वही उन्होंने आपको नहीं दिया हुआ। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं जो कि उन्होंने क्या आपने नहीं करनी, राइट। बिकॉज देखिए, मार्जिन रेट उन्होंने आपको बता दिया किस पर बेस कर रहा है, वो सेल्स पर बेस्ड कर रहा है, वो इस पर बेस कर रहा है। तो आपने उसको कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये देखिए, ये तो कॉस्ट है ना, और ये सेल्स रेट पर बेस कर रहा है, तो आपने ये नहीं कर देना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस 25% मार्जिन रेट तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये एक मिस्टेक है। तो अब क्योंकि सेल्स दी नहीं हुई और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है और 25% मार्जिन रेट है, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो आपको पता चल गया आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग है। तो इसके लिए उन्होंने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है कि अगर आप इस फार्मूला को यूज़ कर लें तो आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है तो आप उससे भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला देखें, आपका रेशोज़ पर बेस्ड कर रहा है। तो इधर देखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि आपको दी हुई है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 75% है आपके पास, और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तो आपको पता था, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो यही अगर आपके पास सेल्स फिगर होता, ठीक है, तो आपने ये 25% मार्जिन उस सेल फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाना था कि कितना मार्जिन हमने रखा है। तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम ये रेशो इस्तेमाल करते हुए अपना रिक्वायर्ड चीज़ को और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम एग्जांपल से देखते हैं। तो देखें, यहाँ क्लियर करके फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये एक एब्सोल्यूट अमाउंट होगी हमारे पास, डॉलर अमाउंट या रुपी अमाउंट, राइट। अब ये 25%, इसके साथ आप कहेंगे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्यों लिखा हुआ था? बिकॉज मार्जिन को हम देख रहे हैं ना कि कितना मार्जिन, उसकी वजह से हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ये वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो कि 25% की अमाउंट हमने निकालनी है, ये उसका पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया हमारी मार्जिन की अमाउंट। और 75% क्या है? 75% हमारे पास परसेंटेज है गिवन इन्फॉर्मेशन की। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी? वो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एब्सोल्यूट अमाउंट है और यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास उसकी परसेंटेज है, राइट। तो ये परसेंटेज वाले में आपने याद रखना है। यहाँ पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की ऊपर परसेंटेज आ जाएगी न्यूमरेटर में, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट की, वो हम कैसे देख रहे हैं? मार्जिन रेट से। एंड देन नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो हमारी एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन है, जो कि अमाउंट है हमारे पास गिवन, वो आ जाएगी।
तो यहाँ पर अगर इन्होंने कहा है कि हमारे पास इस केस को अपोजिट कर लें, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास फिगर मिसिंग हो और हमने कैलकुलेट करना हो ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग मार्कअप रेट। तो मार्कअप रेट हमें पता है वो कॉस्ट पर बेस्ड होता है, जिस तरह मार्जिन रेट सेल्स पर बेस्ड था, मार्कअप रेट कॉस्ट पर बेस्ड है, राइट। तो इसमें आपने ये करना है कि आपको गिवन होगा, इसमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में तो आप ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। गिवन में आपको कॉस्ट दी होगी, सेल्स दी होगी, राइट। अब देखें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की परसेंटेज, रिक्वायर्ड क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि किस पर बेस कर रहे हैं, मार्कअप पे। तो फॉर एग्जांपल मार्कअप आपके पास जितने भी परसेंट था, अगेन 25% था अगर, एंड सेल्स के बारे में आपको क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो सेल्स फॉर एग्जांपल 125% थी हमारे पास। तो अब हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देन वी हैव नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो में बेसिकली आपने नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। देन वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है हाउ ऑफ्टन लाइक वी नीड टू चेंज द इन्वेंट्री, कि कब हमारी पूरी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह हमें नई इन्वेंट्री लानी पड़ती है। तो ये हमें मिलेगी अपनी एवरेज इन्वेंट्री को, जब हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमरेटर में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रखेंगे। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा। बट देखें इसको हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर मैंने आपको बताया ये उस अमाउंट ऑफ टाइम का नाम है कि हमें कितना ऑफ्टन अपने इन्वेंट्री को तब्दील करना पड़ता है। तो ये तो हमारे पास टाइम्स में होगा ना, ये हमारे पास उसमें नहीं होगा, परसेंटेज में नहीं होगा। ओके, देन वी हैव इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो ये हमारे पास डेज़ में होगा कि नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कि टाइम्स तो हमें पता चल गया कि कितनी बार हमें इन्वेंट्री को चेंज करना पड़ता है, राइट। बट अगर हमने उसके डेज़ निकालने हैं कि इन्वेंट्री हमारे पास कितनी देर रहती है, तो जितने हमारे ईयर में डेज़ हैं, यस एग्जैक्टली, तो उसको हम डिवाइड करेंगे अपने टर्नओवर रेशियो से। तो हमारे पास आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अल्टरनेटिवली आप एवरेज इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स से भी डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये नंबर ऑफ़ डेज़ है हमारे पास। इफ़ रेशियो इज़ टू बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ़ मंथ्स, अगर मंथ्स में करनी है देन नंबर ऑफ़ डेज़ विल बी रिप्लेस्ड बाय नंबर ऑफ़ मंथ्स इन अ ईयर। अगर आपने मंथ्स निकालने हैं तो फिर आप 365 की जगह 12 को यूज़ करेंगे। ओके, देन एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो हमारे पास होती है एक्सपेंस जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का है, उसको डिवाइड कर रहे हैं सेल्स से, नेट सेल्स से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। मल्टीप्लाई इसी तरह होता है, देखें एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, ये आपकी रेशो आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, सेल्स हमारे पास है 800,000 की, एंड देन हमें मार्कअप दिया हुआ है 25% ऑफ द कॉस्ट। फाइंड हमने करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये नीचे उन्होंने हमें हिंट्स दिए हुए हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पर देखें एब्सोल्यूट अमाउंट हमें एक दी हुई है, वो किसकी है, सेल्स की। तो इसको हम लिख लेते हैं, हमारी सेल्स की एब्सोल्यूट अमाउंट। अब मार्कअप देखें अगर 25% था, तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, तो उसे हम मार्कअप पे बेस कर रहे हैं। तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी परसेंटेज वो हमारे पास आ गई 25%। इसको डिवाइड हमने करना है जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन की परसेंटेज है। तो गिवन में हमें सेल्स गिवन है, राइट। सेल्स को जब हम मार्कअप के साथ देखते हैं तो वो हमारे पास 125% बनेगा। तो इसको 125% से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा देखिए, अब हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 25% डिवाइडेड बाय 125%, तो ये हमारे पास 0.2 आ जाता है। अब इसको हम अपने एब्सोल्यूट अमाउंट 800,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 800,000, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 160,000, राइट,
60,000। तो ये तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो दूसरी चीज़ उन्होंने हमें कही थी कि आपने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैसे निकालते हैं, ये आप निकालेंगे सेल्स माइनस जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आया था। तो सेल्स आपकी कितनी थी, 800,000। तो देखें 800,000, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे और जो हमारे पास अमाउंट आई है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की 160,000, राइट। तो ये हमारे पास हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। वेयर डिड इट गो, यहाँ लिख देते हैं हम, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारे पास आ जाएगी 640,000। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो इस साइड पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर हमें दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, पहले हमें सेल्स दी हुई थी, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, राइट। और हमें मार्जिन दिया हुआ है, पहले हमें मार्कअप दिया हुआ था, और अब हमने सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखें हमें कॉस्ट दी हुई है, तो ये हमारे पास एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो इस गिवन को हम लिख लेते हैं जो कि हमारे पास 50,000 है, राइट। अब हम यहाँ पर जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी परसेंटेज, यानी कि जो मार्जिन से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है उसकी परसेंटेज 25%, और देन रिक्वायर्ड जो हमारे पास गिवन है, गिवन की परसेंटेज, यानी कि ये जो हमारे पास कॉस्ट गिवन है उसकी जो परसेंटेज है हमारे पास। तो देखें सेल्स पर बेस्ड कर रहा होता, अगर सेल्स पर, तब हमारे पास 25% मार्कअप होता, तो यहाँ पर हमारे पास 125% आना था ना, बट ये कॉस्ट पर बेस कर रहा है और हमारे पास मार्जिन है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास आ जाएगा यानी कि 100 माइनस 25 जो कि हमारे पास 75 होता है, तो 75% आ जाएगा। तो कॉस्ट के साथ हमारे पास 75% आएगा। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें 25% डिवाइडेड बाय 75%, राइट। तो ये हमारे पास 0.33 आ गया। अब हम इसको इस एब्सोल्यूट अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 50,000, राइट। तो ये हमारे पास एक अमाउंट आ गई, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1666। ये पॉइंट आगे चलता जा रहा है, आप इसको 7 कर लें, राइट, क्योंकि हमें एक राउंड फिगर चाहिए। देन हमने सेल्स निकालनी है, राइट। तो जिस तरह कॉस्ट निकालते वक्त हमने ऊपर माइनस किया था, राइट, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को, तो अब जब हम अपनी सेल्स निकाल रहे हैं, राइट, सेल्स निकाल रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किसके साथ ऐड कर देंगे, हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। तो कॉस्ट हमारे पास क्या थी 50,000, तो 50,000 प्लस ये हमारा 16,667, तो इस अमाउंट में हम ऐड कर देते हैं 50,000 में हम ऐड कर देते हैं 16667। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई हमारी सेल्स की। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, तो हमने सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करना है। अब देखें ये तो हम पता कर चुके हैं, जो कि हम पढ़ के आए हैं कि जब भी हमें मार्जिन दिया हुआ होगा तो सेल्स हम 100% रिज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब सेल्स हमारे पास, देखें सेल्स हमारे पास हो गई 100%, मार्जिन हमें 25% दिया हुआ है, तो मतलब कि प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास 25% आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है सेल्स माइनस प्रॉफिट होता है, तो इसकी परसेंटेज हमारे पास 75% आ जाएगी। अच्छा, तो जब अब हमने सेल्स निकालनी है, तो यानी कि वो ग्रॉस प्रॉफिट का कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। तो सेल्स को हम निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट हमें जो दी हुई है 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास सेल्स है वो 100% थी, डिवाइडेड बाय 25% जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है। इसको हम देख लेते हैं। तो 100% डिवाइडेड बाय 25%, राइट। तो ये हमारे पास 4 आ जाता है। तो इस 4 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 के साथ। तो ये 40,000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 160,000 ये हमारे पास हमारी सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
को निकालने के लिए कर लेंगे। तो देखें उसमें भी जो हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, एब्सोल्यूट अमाउंट 40,000 ही थी, राइट। तो इस 40,000 को हम 40,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट हमें पता है, हम 100 नहीं रखते, उसको हम माइनस करके निकाल लेते हैं, ये जो कि हम निकाल चुके हैं। तो 75% डिवाइडेड बाय जो आपका मार्कअप रेट यहाँ पर इसे कह लें, क्योंकि हम कॉस्ट के साथ देख रहे हैं, बट मोर जनरली आप इसे ग्रॉस प्रॉफिट रेट ही कह लें। तो वो हमारे पास 25% आ गया। तो अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो 75% डिवाइडेड बाय 25%, ये 3 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40,000 के साथ, तो ये हमारे पास 120,000 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्केट रेट दिया हुआ है, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सेम है, वहाँ पर हमें मार्जिन दिया हुआ था, यहाँ पर मार्कअप दिया हुआ है। तो देखें मार्कअप मतलब यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट 100% होगी, मार्जिन में हमारे पास सेल्स 100% होती थी। तो कॉस्ट को हम लिख लेते हैं, हमारे पास कितनी आ गई 100%। अब हमें सेल्स का पता है कि अगर हमारे पास कॉस्ट गिवन है तो ये जो कॉस्ट है इसमें हम अपने मार्कअप को ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारे पास हमारा ये सेल्स फिगर आ जाएगा, राइट। तो 100 + 25 125% हमारे पास सेल्स आ गई। तो अब इसी तरीके से हमने अपनी सेल्स कैलकुलेट कर लेनी है कि लेट मी राइट हेयर, इसको इरेज ही कर लेते हैं क्योंकि आपको पता तो चल गया। यहाँ पर सेल्स के लिए लिख लेते हैं 125%, कॉस्ट के लिए लिख लेते हैं 100%। तो देखें अब सेल्स के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 125 डिवाइडेड बाय जो आपकी गिवन ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज थी, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 125% डिवाइडेड बाय 25%, दिस इज़ 5, then we'll multiply this with 60,000, right? So we get 300,000. Okay, and then same formula just हमने कॉस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। तो कॉस्ट हमारे पास 100% थी, तो 100% डिवाइडेड बाय 25%, तो ये 4 आ गया, राइट। तो देखें 100% डिवाइडेड बाय 25%, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60,000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट आ जाएगी ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। तो ये 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, तो ये हमारे पास 240,000 कॉस्ट आ गई हमारे पास, राइट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इंक्रीज़ इन मटेरियल इन्वेंट्री, डिक्रीज़ इन WIP इन्वेंट्री, इंक्रीज़ इन फिनिश गुड्स। तो प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकालनी है, इसकी स्टेटमेंट बनानी है और ये रेशो साथ में कैलकुलेट करनी है, जिनको हम देख चुके हैं, इनका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है। और हिंट आपको क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री मीन्स क्लोजिंग द इन्वेंट्री इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग द इन्वेंट्री। तो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री का मतलब है कि आपकी क्लोजिंग के टाइम पर इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है। डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री का मतलब है कि क्लोजिंग के टाइम पर इन्वेंट्री आपकी कम हो गई है। वेयर इन्वेंट्री इज़ इंक्रीज बाय अ फिगर, कहें कि आपकी इन्वेंट्री में 100 रुपये की किसी चीज़ का इजाफा हो गया। रिज्यूम डेट ओपनिंग इन्वेंट्री व ज़ीरो, के ओपनिंग के वक्त आपकी इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं था और तो क्लोजिंग के वक्त आपके पास उसमें 100 रुपीज़ आ गए हैं, इसका मतलब है। तो इन्वेंट्री अगर डिक्रीज़ हो गई है तो आप कहें आपकी इन्वेंट्री में 100 रुपये की कोई चीज़ पड़ी थी तो क्लोजिंग के वक्त वो ज़ीरो की हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओपनिंग के वक्त हमारी इन्वेंट्री कम थी और क्लोजिंग के वक्त ज़्यादा हो रही है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मालूम करनी है। ये WIP इज़ बेसिकली वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। तो यहाँ पर आपने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जिस तरह हम ऊपर निकालते हैं उसी तरह निकालनी है।
टोटल फैक्ट्री कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू अ रिवर्स कैलकुलेशन, इसे हम रिवर्स कैलकुलेशन से निकालेंगे। हेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ गिवन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए हुए हैं, दिस विल बी एडजस्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में इसको एडजस्ट किया जाएगा फिनिश गुड इन्वेंट्री में टू गेट फिगर ऑफ कॉस्ट गुड मैन्युफैक्चर, ताकि हमें जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं गुड्स उनका फिगर मिल जाए। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर विल बी एडजस्टेड इन रिवर्स ऑर्डर फॉर चेंजेस इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री टू गेट द फिगर ऑफ टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो बेसिकली आप पूछेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में जा क्यों रहे हैं, तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले हम जितना करते आए हैं तो अक्सर हम स्टार्टिंग से शुरू करते थे, लाइक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वगैरह से, बट अभी हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कितना बेच चुके हैं, फिनिश्ड कितना हो गया, राइट, इसलिए हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री, क्लोजिंग, डायरेक्ट लेबर। देखें ये हमारे पास एक रिवर्स ऑर्डर नहीं है, ये एक सही ऑर्डर है जिस तरह का हमारे पास हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। देन वी हैव फैक्ट्री ओवरहेड, देन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हिंट हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी कैलकुलेटेड थ्रू अ रिवर्स कैलकुलेशन। अब आप कहेंगे यहाँ तो ऑर्डर सही था तो फिर हम रिवर्स में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखें यहाँ पर भी हमें एक चीज़ दी हुई है जो कि है हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, हमें एक टोटल कॉस्ट दी हुई है जो कि हमारा एक एंड प्रोडक्ट है। तो अगर हमने किसी एंड प्रोडक्ट से उससे पिछले स्टेप पर जाना है जो कि हमारे पास एक मटेरियल परचेज का है, तो हम उसमें रिवर्स में जाते हैं। बट अब कहेंगे यहाँ पर तो हमारे पास सही ऑर्डर में शुरू हो रहा था, तो देखें सही ऑर्डर में शुरू हो रहा था बट हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें थी, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, लाइक दीज थिंग्स। हमारे पास वो सब टोटल नहीं था जिसके ज़रिए से हम सब वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें। तो अगर हमें एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि एंड से रिलेट करता है तो हम रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टोटल, तो हम टोटल से शुरू करेंगे, इन विच फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल बी एडेड। तो हम रिवर्स से जाके फिर उसमें अपनी ये डायरेक्ट वाली चीज़ें हम ऐड कर देंगे। देयर आफ्टर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विल बी एडजस्टेड इन रिवर्स ऑर्डर। तो फिर जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया है उसकी जो सी हमारे पास कॉस्ट है उसको रिवर्स ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे विद द चेंजेस इन मटेरियल इन्वेंट्री, के जो हमारे पास मटेरियल इन्वेंट्री में चेंजेस आए हैं, लाइक दिस ओपनिंग और क्लोजिंग का जो हमारे पास डिफरेंस है, ताकि फिर हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल सके जो कि हमने मटेरियल परचेज़ किया ड्यूरिंग द ईयर। चलें करके देख लेते हैं। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारे पास होती है, राइट, तो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, मटेरियल, लेबर से और ओवरहेड से। तो अगर मटेरियल पार्ट को हमने फाइंड करना है जस्ट इसमें से मटेरियल परचेज को, तो हम बाकी दो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो टोटल हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 80,000, राइट। तो इसमें से हम डायरेक्ट लेबर को फिर माइनस कर देंगे। आई विल जस्ट राइट DL, डायरेक्ट लेबर, इसको माइनस कर देते हैं, लाइक 30,000 को माइनस कर दिया। ओके, तो ये बचा 50,000, राइट। अब इसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, अपना फैक्ट्री ओवरहेड भी माइनस कर दें, 20,000, फैक्ट्री ओवरहेड को भी माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास बचा 30,000। तो ये टोटल क्या हो गया, ये तो हो गया जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया, राइट। तो मटेरियल कंज्यूम्ड लिख लेते हैं, कंज्यूम्ड। तो अब हम निकालना चाहते क्या थे, मटेरियल परचेज्ड, कि परचेज़ कितना किया था। अब ज़रूरी नहीं है जितना परचेज़ किया था उतना कंज्यूम भी कर लिया। तो मटेरियल अगर परचेज़ निकालना है तो जो कंज्यूम्ड मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड कर देंगे हम जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बिकॉज इसका मतलब है कि ये इतना मटेरियल तो हमारे पास बचा हुआ है ना, राइट। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी थी, 500 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। तो ये हमारे पास हो गया 35,000। लेकिन
ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस भी तो करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज उसमें से ही हमारे पास ये कंज्यूम हुआ है ना, तो इसको माइनस कर देंगे। ये हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं ना, राइट, ओके। तो ओपनिंग इन्वेंट्री या 10,000, सो इट्स बेसिकली 25,000 रुपीज़। तो ये आपका क्या था, ये टोटल मटेरियल परचेस्ड। काइंडली से आप नोट डाउन कर लीजिएगा।